हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई ट्यूटोरियल्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 आपकी क्लास 9th का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको इस वीडियो में विद वेरियस एग्जाम्पल्स। हमारे चारों तरफ बेटा जितने भी मटेरियल्स आपको विजिबल हैं इस वक्त, है ना, आप अपना जैसे वीडियो देखने के लिए फ़ोन देख रहे हो, लिखने के लिए आपने नोटबुक को यूज़ किया है, पेंसिल है, बैग है, आपके घर में चारों तरफ आप नज़र घुमाएं, जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मैटर। और इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, जिनको हम मैटर कह रहे हैं, वो किस से बनी हैं, ठीक है, और उनका जो कंपोजिशन है, बिहेवियर है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो कैसा है। तो मैटर को जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन 3 ग्रुप्स में पार्टिकल साइज क्या है, उनका नेचर कैसा है, उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, बॉन्डिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट पैराग्राफ। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Now, everything in this universe is made up of material, which scientists have named matter. So, what is matter? All the materials, they are known as matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals. Even a small drop of water or particle of sand, everything is made up of matter. Okay, we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. Okay, now what is the definition of matter? Write down first question. What do you mean by matter? Matter is a thing or a substance which occupies space and have mass. This is the definition of matter. In other words, we can also say that they have both mass and volume. Now, अर्ली टाइम्स में क्या होता बेटा, ह्यूमन बींग्स जो थे वो हमेशा ट्राई करते रहते थे इस चीज़ को समझने के लिए कि उनकी सराउंडिंग्स में है क्या। तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स रहे हैं अर्ली, जो बहुत पहले इंडियन फिलोसफर्स रहे हैं, उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स में। ठीक है, 5 तरह के एलिमेंट्स में उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया समझने के लिए। वो क्या थे? द पंच तत्व उनको बोला जाता था। अंडरलाइन कीजिए, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो ये है वायु, भूमि, अग्नि, आकाश और जल, पानी। तो इन पांचों चीज़ों से हमारी बॉडी बनी है, सारा मटेरियल बना है। तो अकॉर्डिंग टू देम हर कोई चीज़, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो जिंदा है या नहीं है, that was made up of these 5 basic elements. अब एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स की बात करते हैं, है ना। पंच तत्व की बात तो थी अर्ली इंडियन फिलोसफर्स की। अब हम बात करते हैं एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स की, जिन्होंने सिमिलर क्लासिफिकेशन को किस तरह से देखा। हाँ, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, वो भी मान गए। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, लेकिन आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, दे हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किस पर बेस्ड थी वो? उनकी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और केमिकल नेचर पे। तो हमने मैटर को क्लासीफाई किया किस बेस पर, कि वो दिखने में कैसे हैं, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो कैसी हैं, और उनका जो केमिकल नेचर है, बिहेवियर है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं केमिकली, इंटरनली। इस बेस पर हमने मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने इवॉल्व किए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर की अगर बात करें हम 9th क्लास स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ेंगे क्या? वी शैल लर्न अबाउट मैटर, है ना, बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल। क्योंकि हम मॉडर्न डेज की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो हम ना तो पंचतत्व वाला मैटर पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ना ही कोई और ग्रीक फिलोसफर्स, एंशियंट फिलोसफर्स की फ़िलासफ़ी पढ़नी है हमने। हमने यहाँ पढ़ना है मॉडर्न डे साइंटिस्ट का व्यू
जिसमें उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन हमें किस तरह से दी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर में। तो आइए देखते हैं 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या दिया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। 1.1.1 मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला नेचर है, ये फिजिकल नेचर है मैटर का। आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बात आपने सिंपल सी की याद रखनी है कि आपके हाथ में जो ये पेंसिल है ना, और जो ये नोटबुक है और जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, ये जो मैटर है ये पार्टिकल से बना है। ठीक है, अगर आपको पूछे भाई मैटर में है क्या, है ना, मैटर किससे बना है, तो किससे बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इसकी, आइए देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। कहते दो स्कूल जो थॉट के थे, है ना, विचार चलते हैं ना हमारे दिमाग में, एक विचार आता है फिर दूसरा आता है। तो एक क्या कहता है, वो उसमें विश्वास रखता है कि मैटर क्या है, कंटिन्यूस है, जैसे मैंने एक लकड़ी का ब्लॉक उठा लिया, है ना। लेकिन दूसरा स्कूल क्या कहता है कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे रेत के होते हैं ना, सैंड के, उससे बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पर्टिकुलेट। तो आपका क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ कैन यू प्रूव दिस और हाउ कैन यू शो दिस बाय गिविंग एन एक्टिविटी, बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी to decide about the nature of matter, whether it is continuous or particulate। ये क्वेश्चन आपको आ गया, या आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो आप कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है साइंस, कोई हवा नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके लिए फुल मार्क्स लाना बहुत इजी है। आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.1 में बेटा क्या दिया है। टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर। आधा पानी से भर दिया, मार्क कर दिया आपने उस लेवल को, है ना, कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो मार्क करने के लिए, ABCD एनी। देन डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड की हेल्प से उसमें आपने सॉल्ट डालना है, शुगर डालना है, उसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है। ऑब्ज़र्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। आप ऑब्ज़र्व कीजिए वाटर लेवल में कोई चेंज आया है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। अच्छा, ये चीज़ें ना आपके घर में बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप बीकर भी ले सकते हो, हाफ पानी से भी फिल्ड कर सकते हो, उसको मार्क कर सकते हो लेवल को पानी के, और उसके बाद आप सॉल्ट और शुगर को ऐड भी कर सकते हो। तो ये आप करके देखिए और आप अपनी ऑब्जर्वेशन करने के बाद दीजिए, पढ़ के नहीं। आप क्या देखोगे, व्हाट डज, वेयर डज इट डिसअपेयर। आपका चीनी नमक तो आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, तो वो कहाँ डिसअपेयर हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, और जब आपने उसको डिज़ोल्व किया अच्छे से विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड या स्पून से, तो क्या आपका जो लेवल आपने मार्क किया था बिना नमक चीनी वाला, वो क्या चेंज हुआ, कम ज़्यादा हुआ। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसके आंसर्स देने के लिए हमें इस आइडिया को मानना पड़ेगा कि मैटर जो है हमारा पार्टिकल से बना हुआ है। What was there in the spoon? Salt or sugar has now spread throughout the water। जो आपने चम्मच में लिया था ना नमक और चीनी, अब क्या हुआ है, वो spread throughout the water, वो पूरे पानी में घुल चुका है। This is illustrated in figure 1.1। ये देखिए, आपने पानी में वाटर में आपने क्या ऐड किया है, स्पून से सॉल्ट, है ना, उसको हिलाया। अब आप देखो हिलाने के बाद थ्रू आउट सॉल्ट जो है उसके पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ना, सॉल्ट पहले सेकेंड बीकर में नीचे ब्राउन कलर का है, लेकिन स्टिर करने के बाद, हिलाने के बाद थ्रू आउट वाटर में आप देख रहे हो सॉल्ट के पार्टिकल्स को। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the spaces between particles of water। ठीक है,
तो आपका जो लेवल मार्क किया हुआ था वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो पार्टिकल सॉल्ट और शुगर के वाटर के बीच में जो छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, यानी वाटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस में वो एडजस्ट हो जाते हैं सॉल्ट एंड शुगर, राइट। तो इससे क्या पता चलता है कि कंटिन्यूस नहीं है मैटर, उसका नेचर है पर्टिकुलेट, राइट। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कितने छोटे होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या साइज़ होता है, कहाँ तक हम इन पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स हैं सोच सकते हैं कि वो कितने छोटे या कितने बड़े होंगे, है ना। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रेट, जैसे ऊपर एक्टिविटी आ गई है, आपकी पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर को शो किया आपने, वैसे अब फिर आपको एक्टिविटी से शो करना है कि साइज पार्टिकल्स का, ठीक है, जो जिससे मैटर बना हुआ है वो कितना छोटा होता है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर? आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.2। टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिज़ोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। आपने 2-3 क्रिस्टल्स ले लिए, किसके ले लिए? पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है, जिसको हम हिंदी में लाल दवा भी बोलते हैं, जो विलेजेस में कुओं में डाली जाती है पानी को साफ़ करने के लिए। आपकी लैब्स में होगा, आप अपने टीचर से कह सकते हो, वो आपको ज़रूर ये एक्टिविटी कराएंगे। दिस इज़ इन योर सिलेबस। नहीं करवाते हैं तो आप बच्चों को ज़रूरत है, आप बोलिए करवाने के लिए। टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। आइए देखते हैं नेक्स्ट होता क्या है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। Now take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। देखो कर क्या रहे हैं हमने पहले 100 ml में डाला, अब 10 ml हमने उस सॉल्यूशन का निकाल लिया, है ना, एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में वो 10 ml डाल दिया हमने। फिर से हमने उस सॉल्यूशन का 10 ml निकाला, ठीक है, और नेक्स्ट 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया। हम डाइल्यूट कर ही जा रहे हैं, उसको पतला कर ही जा रहे हैं, साफ़ पानी ऐड कर ही जा रहे हैं उसमें, 10 ml में लेकर 90 ml पानी साफ़ डाल रहे हैं। ऐसा हमने 5 से लेकर 8 बार लगातार किया, ठीक है। समझो, देखो फिगर बना हुआ है ना आपका, पहला बीकर देखो 1.2 फिगर में 100 ml था साफ़ पानी, उस 100 ml में सेकंड बीकर में देखो हमने कुछ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए और पानी हो गया रेड कलर का, मजेंटा कलर का। अब हमने ऊपर देखो टेस्ट ट्यूब 10 ml 100 ml सॉल्यूशन से, पिंक सॉल्यूशन से निकाल लिया बाहर, और उस 10 ml को हमने फिर से 90 ml पानी जो था साफ़ पानी उसमें डाल दिया। अब 90 ml में 10 ml डाला है सॉल्यूशन का, तो ऑब्वियस है वो 100 ml बन जाएगा। फिर इस 100 ml का थर्ड बीकर का हमने जो पिंक सॉल्यूशन लिया 10 ml, उसको फिर से हमने 90 ml क्लियर वाटर में डाला। ऐसे हम करते जाएंगे रिपीटेड टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स तो हम करेंगे। कलर बेशक लाइट होता जाएगा सॉल्यूशन का, लेकिन कलर आएगा ज़रूर। इससे पता क्या चलता है बेटा? इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? यस, दिख रहा है। एस्टिमेटिंग, और आप ये कर सकते हो, करो, इसको करना है बेटा। साइंस में जितनी एक्टिविटीज़ करोगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना बेटर होती जाएगी, ठीक है। आपको चीज़ों को क्रैम नहीं करना पड़ेगा। नाउ फिगर 1.2 में देखिए, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर with every dilution, हाँ, though the color becomes light it is still visible। तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल जो है फर्दर स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड होते जा रहे हैं, क्योंकि वो बेशक कम ही दें लेकिन अपना कलर ज़रूर दे रहे हैं, तो दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर, ठीक है। 5 टाइम्स लिया ना आपने, 10 टाइम्स लिया, 8 टाइम्स लिया, तो सारे पानी को वो कलर कर रहे थे। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। क्या कंक्लूजन है वो? We can conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of
पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में ही मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol से भी आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको आपके घर में पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है बच्चों, तो आपके घर में डेटोल तो ज़रूर होगा। आप 2 ml लो और इस तरह से उसको, जैसे हमने ऊपर 190 ml क्लियर वाटर में डालते गए ना, वैसे आप करते जाओ। आपको रिपीटेड डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना, पानी का अमाउंट बढ़ाना, ठीक है, सॉल्यूशन में पानी का अमाउंट बढ़ाना। तो आपको जो आपने लास्ट में जो डाइल्यूट किया हुआ होगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन होगी जिसमें, उसमें भी स्मेल आएगी डेटॉल की। क्यों आएगी? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया कि कैसे हम पता लगा सकते हैं पार्टिकल्स के साइज़ का, कि वो कितने स्मॉल हैं। नाउ 1.2 देखिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या खासियत है, करेक्टरिस्टिक्स हैं। 1.2.1 पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है, उनके बीच में बेटा स्पेस होती है। ठीक है, ये आपका पहला फीचर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला क्या इसकी फीचर आ गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब इस बात को आप किस तरह से प्रूव करोगे? बहुत इजी है, आप अपने घर में कर सकते हो। आप सब ने चाय पी है, कॉफ़ी पी है, लेमनेड यानी नींबू पानी पिया है, तो क्या आपको दिखता है उसमें कौन सा मैटर आपने ऐड किया है? पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अदर। ठीक है, चीनी आप मिला रहे हो, नमक मिला रहे हो, आप शुगर ऐड कर रहे हो, लेकिन आपको वो दिखते तक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल, जो पानी है हमारा, पार्टिकल से बना हुआ है, उसके बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ पे एडजस्ट हो गए, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दिए। दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। तो ये बहुत ही ईजी वे से आपको मैंने समझाया फर्स्ट फीचर इसका। आइए देखते हैं सेकंड फीचर क्या है। 1.2.2 देखिए सेकंड फीचर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पहला मैंने क्या बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेस होता है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, समझ में आया। दूसरा फीचर क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने इंसेंस स्टिक, क्या मतलब होता है इंसेंस स्टिक का? अगरबत्ती। आप अपनी क्लास में, अपने घर पे, एक रूम में आप इंसेंस स्टिक जो है किसी कॉर्नर में जला के रख देते हो, है ना? तो क्या आपको उसकी स्मेल के लिए उसके पास जाना पड़ता है? नहीं। तो कैसे होता है? डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? येस। आप इस ऑब्जर्वेशन को पहले भी बहुत बार अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हो। नहीं भी अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपको मालूम है कि आप दूर डिस्टेंस से आपके पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो हुआ क्यों ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि वही नेचर है, ये फीचर है, करेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। आइए अब आप आगे देखते हैं, एक्टिविटी 1.4 में क्या है। टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू रेड इंक, डाल दो उसमें, है ना, केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। अब आपने क्या करना है बच्चे? हाँ, आपने क्या किया, 2 गिलास लिए, 2 बीकर लिए, दोनों में पानी डाला, ब्लू और रेड इंक आप डाल रहे हो, है ना, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर and honey in the same way in the second beaker. Now leave them undisturbed. उनको मत हिलाइए, एक कॉर्नर में क्लास में रख दीजिए अपने घर में। देखिए क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? कितनी देर लगती है पानी में इंक को स्प्रेड होने के लिए? हाँ,
कितने घंटे कितने दिन लगते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है कि एकदम से इंक जो है स्प्रेड हो जाएगी, हनी स्प्रेड हो जाएगा। नाउ एक्टिविटी 1.5 देखो, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। फिर से आपने डालना है, किस में डालना है, इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हिलाइए मत। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, आपने अलाउ करना है क्रिस्टल्स को कि वो बॉटम में सेटल हो जाएं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? हाँ, आपने उनको हिलाना नहीं है, ठीक है, बॉटम में सेटल होने देना है। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर, वाई और why not? Huh? How? From the above three activities 1.3, 1.4 and 1.5 हम क्या चीज़ें conclude करेंगे? हम ये देखेंगे कि particles of matter are continuously moving, तभी वो घुल रहे हैं। That is they possess that we call the kinetic energy। और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है, आपने अभी केमिस्ट्री में काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको यहाँ से हल्का सा हिंट दे दूँ कि मैटर की जो मूविंग स्टेट है ना, जो मैटर मूव करता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो मोशन वाली एनर्जी जो है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो एक जगह पे स्टेबल रहती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, तो कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे, वो जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। ये आपको पता लगता है जब आप चाय बनाते हो, है ना, जब आप चाय बनाते हो तो आप देखोगे कि कितनी जल्दी जो है आपके जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूव करते हैं, है ना। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है, अपने आप जो ये मिक्सिंग हो रही है पार्टिकल्स की, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि हीटिंग, गर्म करने पर डिफ्यूजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी चीज़ें मिक्स कैसे होती हैं, फास्ट होती हैं, इट बिकम्स फास्टर, है ना। क्यों, वाई डज दिस हैपन, बिकॉज देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट है आपका 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि ये जो मैटर हमारा पार्टिकल से बना है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ये गेम आप देखो, पिक्चर बनी हुई है यहाँ पे, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स बना लो आप क्लासमेट्स अपने, है ना, और ह्यूमन चेन बोलते हैं जिसको। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिशमी, डांसर्स जो डांस करते हैं वैसे आपने अपने हैंड्स को पीछे लॉक कर लेना है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप जो है दैट शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन, जो सेकेंड ग्रुप है वो जो अपने हाथ हैं ह्यूमन चेन की तरह होल्ड करके रखेंगे। थर्ड जो है ग्रुप, दे शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप से टच करेंगे। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। आइए देखें फर्स्ट में क्या किया था। फर्स्ट ग्रुप ने एक दूसरे को होल्ड किया था फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स, ठीक है, ठीक है, बैक से होल्ड किया था उन्होंने, बैक टू बैक, और अपनी आर्म्स को भी लॉक किया था। सेकेंड ग्रुप ने हैंड्स होल्ड किए थे, बस हाथ पकड़े थे। थर्ड ने फिंगर टिप्स टच किए थे। फोर्थ ग्रुप उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तीनों ह्यूमन चेन्स को। तो विच ग्रुप वॉज द ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई, नेचुरली जिन्होंने फिंगर टिप्स को सिर्फ टच ही किया है उस ग्रुप को हम अच्छे से ब्रेक कर सकेंगे,
इस एक्टिविटी को बताने का क्या मतलब है आपको? इस एक्टिविटी को बताने का मतलब है, इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। वो कहता है कि अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि हर एक बच्चा पार्टिकल है मैटर का, ठीक है, हमने बच्चे को किसका सिंबल लिया? पार्टिकल ऑफ मैटर का। तो वो अगर मैक्सिमम फोर्स यानी आपस में बिल्कुल क्लोजली है, बैक टू बैक है, तो उसको तोड़ना मुश्किल है, उसकी अट्रैक्शन स्ट्रांग है। हैंड्स वाली है, थोड़ा फोर्स लगेगा, फिंगर टिप्स वाली है तो बहुत कम फोर्स लगेगा उसको सेपरेट करने के लिए। तो इसका मतलब आपस में ये सारी चीज़ें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Now activity 1.7, take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? तो एक्टिविटी 1.8 देखिए, टेक सम वाटर इन कंटेनर। अच्छा, ये आपने खुद बताना है बेटा, इसलिए मैं नहीं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एक्टिविटी 1.7 खुद परफॉर्म कीजिए और आंसर ढूंढिए। एक्टिविटी 1.8 देखिए, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। फिंगर से उस सरफेस को काटने की कोशिश करो। वर यू एबल? काट पाओगे? वट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? वो एक साथ क्यों रहता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, कंपाउंड है वाटर, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो हैं वो 2:1 की रेशियो में बॉन्डिंग करके आपको एक कंपाउंड दे रहे हैं फिक्स्ड रेशियो में। द अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। यही वो फोर्स है जो उनको इकट्ठा रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, राइट। अब ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में तो सॉल्व नहीं करवाऊंगी, अलग वीडियो मिलेगी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। नौ स्टेट्स ऑफ मैटर जो बचपन से पढ़ते आए हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए देखते हैं द सॉलिड स्टेट में आपको क्या दिया है। फिर से एक्टिविटी है, फटाफट से करिए। पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लो। एक शेप स्केच करो, आर्टिकल्स की बनाओ नोटबुक में पेंसिल की हेल्प से। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप? अब आपको पता ही है सबकी शेप डिफरेंट है, फिक्स्ड वॉल्यूम है, अलग अलग स्पेस ले रहे हैं, है ना। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होगा उनको अगर फेंक दिया जाए, है ना, हैमर से उनको अटैक किया जाए, हाँ, उनको गिरा दिया जाए, खींचा जाए। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये सारे के सारे सॉलिड कैपेबल हैं आपस में मिक्स होने के, डिफ्यूज़ होने के? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। कोशिश करो, कंप्रेस करो, फोर्स लगाओ। आर यू एबल टू कंप्रेस देम? हमें मालूम है ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, दैट इज have negligible compressibility. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Now solids may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. ये बहुत मुश्किल है उनकी शेप को चेंज करना क्योंकि वो सख्त हैं। Now consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? Is it a solid? आपने किया भी है, रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर सकते हो। What about sugar and salt? When kept in different jars, these take the shape of jar. ले लेते हैं, आपने घर में चीनी के डब्बे देखे हैं नमक के। Are they solid? Yes. What about a sponge? एक स्पॉन्ज आपने ली है, it is a solid yet we are able to compress it. हम इसको कंप्रेस करते हैं लेकिन ये सॉलिड में काउंट होती है। Why? ऐसा क्यों? ऑल द अबव आर सॉलिड्स। इनके आंसर्स भी बेटा साथ साथ में दिए गए हैं। पहला देखो, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? आंसर इज अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप, है ना। व्हेन, जब आप इसको स्ट्रेच करते हो, द फोर्स इज रिमूव्ड, वापस अपनी शेप में चली जाती है, और एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो ये टूट जाती है। फिर वो सॉल्ट और शुगर क्रिस्टल की जो शेप है वो फिक्स रहती है हमेशा, इसलिए वो जिस भी कंटेनर में आप डालोगे
है ना, वैसी शेप ले लेगा। अगर आपके पास स्पॉन्ज है उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है, स्मॉल होल्स हैं जिनमें एयर जो है ट्रैप होती है, ठीक है, भर जाती है हवा। जब हम प्रेस करते हैं तो वो एयर जो है दैट एक्सपेल्ड आउट बाहर निकल जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, है ना। तो ये सॉलिड तो है लेकिन हम इसको क्यों कंप्रेस करने में कैपेबल हैं, क्योंकि इसके अंदर के जो माइन्यूट होल्स हैं उनमें एयर ट्रैप होती है जो कंप्रेस करने पर बाहर निकल जाती है। तो सॉलिड होकर ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में आता है कि हम इसे स्पॉन्ज को सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि मोस्टली हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते ना। तो आपका आंसर क्या होगा कि स्पॉन्ज के केस में होल्स होते हैं छोटे छोटे जिनमें एयर ट्रैप होती है, इसलिए वो कंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स लगाने पर वो एयर एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है ना। द लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ें तो कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक। हाँ, containers of different shapes, put a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory। आपने क्या करना है, ये सारे लिक्विड्स जो ऊपर नाम दिए हुए हैं, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, ये कलेक्ट करना है, ठीक है। और कंटेनर्स लेने हैं आपने डिफरेंट शेप्स के। आपने 50 ml डाला है कंटेनर में, है ना, मेजरिंग सिलेंडर में फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो 50 ml आपने जब इसके अंदर डाल दिया, what will happen if these liquids are spilled on the floor? क्या क्या होगा अगर हम फ्लोर में इनको फेंक देंगे, स्पिल्ट कर देंगे, है ना। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? क्या वॉल्यूम सेम रहेगी? Does the shape of the liquid remains the same? शेप सेम रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी भाई, क्योंकि वो तो कंटेनर की शेप ही ले लेगा, अपनी तो कोई शेप होती नहीं लिक्विड की। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? Yeah, it can flow easily क्योंकि बॉन्डिंग थोड़ी लूज है सॉलिड से। We observe that liquids have no fixed shape, underline, बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। वेट तो होता है उनका, वॉल्यूम होती है, स्पेस तो वो लेते हैं, लेकिन उनका ना मतलब वॉल्यूम फिक्स्ड है, शेप फिक्स्ड नहीं है। वो जिस कंटेनर में आप डालोगे, फ्लोर पर डालोगे, वो वैसे ही शेप फ्लो करेंगे, वैसी ही शेप ले लेंगे जैसे कंटेनर की होगी। स्पून में डालोगे वैसे हो जाएंगे, टेस्ट ट्यूब में डालोगे वैसे हो जाएंगे। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड। हाँ, लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड कहते हैं हम उन्हें। रिजिड नहीं होते हैं, हम उन्हें फ्लूइड कहते हैं। Refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids। देखो, सॉल्ट शुगर सॉलिड है, हनी, लेमन ड्रॉप्स लिक्विड्स हैं, तो वो लिक्विड्स में डिफ्यूज़ हो रहे हैं ना, मिक्स हो रहे हैं। अब गैसेस की बात अगर करें एटमॉस्फेयर में, तो क्या वो डिफ्यूज़ होती हैं? वाटर में बिल्कुल होती हैं। वाटर खुद ही एग्जाम्पल है इसका, है ना, H2O। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स हैं उनको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल फॉर्म में ही मिलती है ना। तो ये भी प्रूव हो गया कि येस, गैसेस कैन डिजॉल्व इन वाटर। All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude, ये conclude किया जा सकता है that solids, liquids and gases can diffuse into liquids. Okay? तो ये आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? Explain or justify that solid, liquids and gases can diffuse into liquids, and the rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. Now this is due to fact that in the liquid state particles move freely, है ना, having greater space between them। तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की स्पेस कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है, और गैसीय स्टेट में तो बहुत ज़्यादा होती है। आइए पढ़ते हैं। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? है ना, एक छोटा सा सिंगल सिलेंडर होता है उसका गैस का, और कितने सारे बलून्स को फिल करता है उससे।
इंक्वायरी करिए फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज़ ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, से कितने बैलून्स भर लेता है। बोला है तो इंक्वायरी करो। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और ये भी पूछो कि उसके सिलेंडर में गैस कौन सी है। ठीक है, साइंस पढ़नी है तो आपको साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपका लिटरेचर लैंग्वेज तो है नहीं जो आप क्रैम कर लोगे। टेक 300 ml सिरिंजेस लेनी है आपने, सिरिंजेस पता है ना आपको। एंड क्लोज दियर नोजल्स बाय रबर कॉक, से उनकी नोजल बंद कर दो जैसे फिगर 1.4 में आपको दिखाई है। रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, से पिस्टन बाहर निकाल दो, लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को अनटच्ड रहने दो। फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड, एक को अनटच्ड रहने दो, दूसरी में पानी भरो। ठीक है, और जो तीसरी वाली है उसमें चॉक के पीसेस डाल दो। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंजेस, अब पिस्टन्स को वापस सिरिंज में डालने की कोशिश करो। यू मे अप्लाई सम वेस्लिन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द, आप ना उन पिस्टन्स में वेस्लिन लगा सकते हो, ठीक है, सिरिंजेस के बीच में डालने से पहले, फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट, ताकि वो स्मूथली मूव करें। लुब्रिकेशन हो जाएगी ना ग्रीस से, वेस्लिन से। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe. अब आपने जो कंटेंट है ना आपका सिरिंज के बीच में, पिस्टन से उसको पुश करने की कोशिश करो। तो पहले वाला तो हमारा खाली था, है ना। What do you observe in which case was the piston easily pushed in? किस केस में पिस्टन आराम से जाएगा। What do you infer from your observation? और आप अपनी ऑब्जर्वेशन से किस नतीजे पे पहुँचे हो, क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो आपकी फर्स्ट वन थी उसमें पिस्टन बहुत आराम से जाएगा। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied to hospitals in the cylinders, is compressed gas, compressed natural gas CNG, which is used as fuel these days in vehicles. तो ये सारी की सारी गैसेस हैं जो कंप्रेस्ड फॉर्म में हमारे सामने हैं। ठीक है, जैसे LPG ब्यूटेन गैस है, तो इसको हमने कंप्रेस करके किस में चेंज कर लिया, लिक्विड में, तो हम इसको LPG बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें आपकी मम्मी आपके लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है ना। फिर ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में हम सिलेंडर्स में लिक्विड फॉर्म में भेजते हैं जो पेशेंट्स को चाहिए। ठीक है, तो वो जो ऑक्सीजन है वो कंप्रेस्ड गैस की फॉर्म में है सिलेंडर्स में, है ना। तो वो आप देखोगे CNG, है ना, CNG के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी भर दिया जाता है भाई सिलेंडर्स में, उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं व्हीकल्स को रन करने के लिए। तो ये सब एग्जाम्पल हम दे क्यों रहे हैं, हम कंप्रेसिबिलिटी बता रहे हैं। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी गैसेस की लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर में भी हम उनको डाल सकते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, और अच्छे से उनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये एडवांटेज है गैसेस को कंप्रेस करने का। वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर, हमें गैस हो जाता, पता चल जाता है कि हाँ आज तो कढ़ी चावल बन रहे हैं, आज तो राजमा बन रहे हैं, बिना किचन में एंटर किए बता देते हैं। बाय द स्मेल दैट रीचेज आर नॉस्ट्रिल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, ये हम तक पहुंचती कैसे है, ये आपका एक और क्वेश्चन बन गया। देखो, आप अपनी बुक में से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओगे उतने कंफर्टेबल रहोगे एग्जाम्स में, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। और जो बच्चे, आपको अगर बेनिफिट लगता है ना मेरी वीडियो को देखकर, तो आप इसको ज़रूर फॉरवर्ड करो, बहुतों का भला हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं बेटा, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं, खुद ऑब्ज़र्व की हैं, जंप करके बहुत सी चीज़ें मिस कर देते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में हर लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और बताया है कि इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होकर आपको आ सकता है। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, खुशबू जो है खाने की, अरोमा ऑफ फूड, जो उसकी जो भाप, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध जो है, उसमें पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एंड एयर की हेल्प से स्प्रेड हो जाते हैं किचन में, और वो एयर जहाँ जहाँ जाती है, हाँ, वेयर एवर इट रीचेज इवन फार्दर अवे, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। अब हॉट क्यों बोला हमने यहाँ पे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है ना। कंपेयर दिस
विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स की मूवमेंट फास्ट हो जाती है, इसलिए तो हमें ठंडे खाने की स्मेल नहीं आती, हॉट कुक्ड फूड की आती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड ज़्यादा होती है गैसेस में, लार्ज स्पेस होता है बिटवीन द गैसेस, इसलिए वो इस प्रॉपर्टी को, डिफ्यूजन वाली, मिक्सिंग वाली प्रॉपर्टी को सबसे अच्छे से शो करते हैं। ठीक है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। और अगर पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी तो बैलून जो है ना आपका बर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस मैं फिर से यहाँ पे इस वीडियो में नहीं करने वाली हूँ, इसके लिए आपको मैं NCERT सॉल्यूशंस की वीडियो प्रोवाइड करूँगी। नाउ 1.4 देखिए, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, एंड गैस एज वाटर वेपर। Now, what happens inside the matter during this change of state? What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? We need answers to these questions, isn't it? अब आप सब जानते हो कि पानी 3 स्टेट्स में होता है। ठीक है। सॉलिड जो आप आइस देखते हो, लिक्विड जो आप पानी देख ही रहे हो, एंड गैस वाटर वेपर जो आप फील कर सकते हो जब आप पानी को गर्म करते हो, दूध गर्म करते हो, उस पर आप जो भाप निकलती है वो कौन सी स्टेट है वाटर की? गैसियस स्टेट, वाटर वेपर। नाउ व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट? आइए चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। आपने 150 ग्राम आइस लिया एक बीकर में, उसको आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर में सस्पेंड किया सो दैट इट्स बल्ब इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। लेबोरेटरी थर्मामीटर आपकी लैब्स में होगा बेटा, ये एक्टिविटी आप ज़रूर परफॉर्म करो। कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, ये आपको इस एक्टिविटी में दिखेगा। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ये एक्टिविटी जब आपने करनी है तो अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को, जो पानी का कन्वर्जन हुआ है लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, वो नोट डाउन करना है। आप क्या देखोगे? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द particles start vibrating with greater speed. The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. जो हम हीट कर रहे हैं, जब वो हीटिंग एनर्जी पार्टिकल्स की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस, पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़ देंगे एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो ये वो स्टेज है, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ध्यान से सुनेंगे फिर से। जब आपने सॉलिड को हीट किया है, हीट एनर्जी जब आपके सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल सॉलिड के, उनसे ज़्यादा हो जाएगी, ओवरकम कर लेगी उसको, तो आपके सॉलिड के जो पार्टिकल जिनसे सॉलिड बना हुआ है वो अपनी स्पेस को छोड़ देंगे। अपनी स्पेस को छोड़ने का मतलब है गैप बढ़ जाएगा एंड सॉलिड मेल्ट्स एंड इज़ कन्वर्टेड टू liquid. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. और उस पॉइंट को हम, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, राइट? The melting point of solid is an
इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का, ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि क्या पार है, क्या स्ट्रेंथ है पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ठीक है, जितना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट का, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जितना कम रीडिंग होगी मेल्टिंग पॉइंट की, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है पार्टिकल्स के बीच में। नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। अंडरलाइन कर लीजिए इसे। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन, और इसको हम प्रोसेस को फ्यूजन भी बोलते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। जब सॉलिड मेल्ट करता है, लिक्विड में चेंज होता है, तो उस लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? उस टाइम पर हीट एनर्जी कहाँ जाती है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. This heat gets used up in changing. ये जो heat आपको दिख नहीं ना रही, टेम्परेचर सेम है, ये कहाँ यूज़ हुई है? इट इज़ यूज्ड अप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्ज़ाम में आता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हिडन जो हीट है, ये जो हीट है बेटा, इट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द state by overcoming the forces of attraction between the particles, right? कहाँ यूज़ की है? जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी ना, उसको कवर अप करने के लिए, उसको उससे ज़्यादा बनने के लिए, तो ये हीट यूज़ हुई है वहाँ पे, तभी तो सॉलिड मेल्ट हुआ है लिक्विड में। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस, ठीक है, और ये हीट एनर्जी आइस एब्जॉर्ब कर लेती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, and it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat. इसीलिए हम इसको छुपी हुई जो ये हीट है ना, बीकर के कंटेंट्स में, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट, अंडरलाइन करो इसको, ये आपकी डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. ठीक है, so particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. ठीक है, इसीलिए जो आपकी एनर्जी है ना, पार्टिकल्स, जो पानी के पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस का टेम्परेचर भी 0 है, और आइस मेल्ट होकर जो पानी बनी है उसका टेम्परेचर भी 0 है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? पानी में होगी, क्योंकि आइस ने तो एब्जॉर्ब किया था हीट को। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कहाँ है? पानी में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइस एट द सेम टेम्परेचर, राइट, क्योंकि आइस में तो वो हिडन थी। नाउ लुक हियर, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। अब हम पानी को हीट कर रहे हैं, पानी बहुत जल्दी जल्दी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं वाटर के। एट अ सर्टन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो पार्टिकल्स फ्री हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर पर जो लिक्विड है दैट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस बन जाएगा, एंड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, सरफेस फिनोमिना नहीं है बॉइलिंग, बल्क फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना इवेपोरेशन होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वाटर स्टेट। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन, यानी कि आपने 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 प्लस 100 यानी 373 केल्विन। ये आपको बताया गया है कि सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सेल्सियस में जितना भी आपको डिग्री दी है, मेजरमेंट दिया है सेल्सियस स्केल में, उसमें अगर आप 273 प्लस करते हो तो आपके पास कन्वर्जन हो जाती है केल्विन में। ओके, तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करते हैं, और केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273
माइनस करते हैं, राइट। अब देखो ज़रा, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो आपने कर लिया, बिल्कुल सेम है बेटा, कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम वे। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब फिर से भाप की ज़्यादा एनर्जी है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है, जैसे वहाँ वाटर की ज़्यादा थी आइस से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, यहाँ पे जो स्टीम जो वेपर है चेंज हुआ है वाटर से, उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि सेम यहाँ पर जो आपकी स्टीम है ये एब्जॉर्ब करती है एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर सेम होता है। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. Okay? ऐसा यूनिट देखो, टेम्परेचर की केल्विन दे रखी है आपको नीचे, but there are some that changes directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. एक्टिविटी 1.13 देखो, कुछ कैम्फर लिया है आपने, क्रश करो उसको चाइना डिश में, इन्वर्टेड फनल में डाल दो, एक कॉटन प्लग लगा दो फनल के माउथ पर, सब्लिमेशन आपको नज़र आएगी। क्या होता है सब्लिमेशन? आप हीट करोगे, ऑब्जर्व करोगे, आपके टीचर्स के प्रेजेंस में आप ये एक्टिविटी करोगे। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड sublimation and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। दो डेफिनेशंस बनती हैं, दो क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहाँ पे, व्हाट इज सब्लिमेशन एंड व्हाट इज डिपोजिशन। तो फटाफट देखो, जो चेंज हो रहा है स्टेट का डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है ना, लिक्विड में जा ही नहीं रहा सॉलिड, क्योंकि कायदे से देखें रूल से तो सॉलिड को पहले लिक्विड होना चाहिए फिर गैस में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीधा सॉलिड से गैस में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। और जो डायरेक्ट चेंज हुआ है गैस से सॉलिड में बिना लिक्विड बने हुए, उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन। तो दोनों की ये डेफिनेशन आपको मिल गई। ना 1.4.2 में देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेज बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग, अभी सारा डिफरेंस क्यों आ रहा है सॉलिड लिक्विड गैसेस में? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सब में डिफरेंट है, सॉलिड्स में कम है, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा है और गैसेस में बहुत स्पेस है पार्टिकल्स में। विल द पार्टिकल कम क्लोजर? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो देखिए ज़रा, बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, है ना, जैसे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो पार्टिकल्स और पास में आ रहे हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस, इससे क्या होगा, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर ऑन गैसेस? तो गैसेस दे कैन लिक्विफाइड। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में आपने सुना है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमोसफेयर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली किस में, गैसियस स्टेट में, जब हम इसका प्रेशर 1 एटमोसफेयर पे डिक्रीज करते हैं विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैसियस में, तो ये भी एक एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। तो ड्राई आइस सब्लिमेशन शो करती है, ये यहाँ से आपको आंसर इसका मिल गया, येस। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gases. अब यहाँ पे आप देखो 1 एटमोसफेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल प्रेशर की यूनिट है, 8th में भी आपने पढ़ी है, ठीक है। ATM इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अगेन मैं ये NCERT क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ। कन्वर्जन यहाँ पे, एवेपोरेशन देखिए हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये।
डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? हमें क्या हमेशा ही हीट और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? क्या आप ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि पानी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं गया है अपने, लेकिन वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। पानी को अगर आप अनकवर्ड छोड़ोगे तो वो धीरे धीरे वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, क्या होता है पानी के साथ? हाँ, दो एग्जाम्पल हमने दिए यहाँ पे। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, हमें मालूम है, पहले पढ़ चुके हैं। नेवर रेस्ट एट रेस्ट, कभी रेस्ट में नहीं रहते, मूव करते रहते हैं हमेशा। ये हमने पहले फीचर पढ़ा है ना, मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड्स के केस में क्या होता है, जो सरफेस है उनका अगर हल्का सा भी हीटअप होता है ना, हैव हाइयर काइनेटिक एनर्जी, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टूट जाती है उन पार्टिकल्स की, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। और इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, राइट? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जो चेंज हो जाता है। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन? ये एक्टिविटी हम करेंगे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। नाउ अगेन टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। रूम टेम्परेचर पे रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। रिपीट करो, ये आपने एक्सरसाइज रेनी डे पे भी करनी है ना, हॉट ड्राई डे पे भी करनी है। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये देखिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, ये क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। लिख लीजिए यहाँ पे। पहला फैक्टर है एन इंक्रीज सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है? अगर आप अपने गीले कपड़ों को सुखाने के लिए जब डालते हो तो अच्छे से उनको स्प्रेड करोगे, ठीक है, तो वो जो है जल्दी सूखेंगे। नाउ सेकेंड वन, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमने सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो इवेपोरेशन बढ़ती है, वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर भी इवेपोरेशन जो है बढ़ती है। नाउ अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता है बेटा जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, नमी जिसको बोलते हैं। अगर कम नमी होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ठीक है? तो हमें लेस ह्यूमिडिटी चाहिए मोर इवेपोरेशन के लिए। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। नाउ लास्ट इफेक्ट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? तो आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन, जो आपको होता है ना नेल पॉलिश रिमूवर, उसको आप जब अपने पाम के ऊपर डालते हो तो क्या होता है? ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के, वो कहाँ से एनर्जी गेन करते हैं? आपकी पाम से, हीट एनर्जी, है ना, और इवेपोरेट हो जाते हैं। और आपकी पाम में कैसा इफेक्ट आता है? कूलिंग इफेक्ट। नो, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके तो उन्होंने एवेपोरेट कर दी, तो इफेक्ट कौन सा आ गया? कूलिंग इफेक्ट। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, है ना? आपने देखा गर्मियों में आप लोग अपनी छतों पे पानी स्प्रिंकल करते हो ओपन ग्राउंड में, क्यों? ताकि लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस, ठीक है? जो वेपर्स में ज़्यादा हीट चली जाएगी और वो वेपर्स की फॉर्म में से एस्केप हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर, और ठंडक आपको फील होगी। तो यहाँ पे भी वेपोरेशन का जो रूल है वो अप्लाई होता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? तो बेस्ट है, वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स? तो ड्यूरिंग समर्स वी परस्पायर मोर, ज़्यादा पसीना आता है बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है ना? वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी
from the surroundings or body surface and changes into vapor. The heat energy equal to the latent energy of the vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है. एंड कॉटन बीइंग अच्छा सोर्स है एब्जॉर्बर वाटर का, हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर ईजी इवेपोरेशन. ठीक है, तो एयर क्रॉस करती है तो कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं. वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. तो देखिए, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर लेते हैं टम्बलर में. हम बहुत जल्दी देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी उसके आउटर सरफेस पे. जो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, जब जो गर्म वाटर वेपर है सराउंडिंग्स में, जैसे ही उस आइस वाले ग्लास के साथ सरफेस के साथ टच होगी तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर लो हो गया वाटर वेपर का. फिर से लिक्विड वाटर ड्रॉप्स जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स, आप उनको देख सकते हो अपने आइस वाले ग्लास के आउटर सरफेस पे. तो बेटा इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ पढ़ा है. व्हाट यू हैव लर्नड, इसको अच्छे से पढ़िए. आई होप कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है जो वीडियो में वो आपके लिए बेनिफिशियल हो. ठीक है, आप उससे बेनिफिट उठाएं. फॉर योर पेशेंस, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लॉट्स ऑफ लव. थैंक्स वेरी मच. थैंक्स एवरीवन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.